जी बेटा, पिछली क्लास के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर लिया था और थोड़े बहुत अपने जो भी टॉपिक्स रह गए थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो एक बार देख लेते हैं आज के लिए क्या रहा है। हमने पिछली क्लास के अंदर बेटा आपको डेविएशन बताया था कि जो हमारा एडी और एएस का डेविएशन कैसे होता है। अगर वो एडी और एएस डेविएशन पॉइंट पर हैं तो हमारी इकॉनमी उसको कैसे ठीक करती है, उसका इकॉनमी का क्या बेसिकली जो भी लाइक एक्शन होता है, एक्शन प्लान या जो भी उसका रिएक्शन क्या होता है वो हमने सीखा था। सो दिस वाज द डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम फ्रॉम एडी एंड एएस अप्रोच। अभी बेटा हमारी जो नेक्स्ट अप्रोच आएगी डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम लेवल एज पर द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, तो ये हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी सेम क्वेश्चन करना है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। बेटा मैंने आपको उस टाइम बताया था कि एडी और एएस जब इक्वल होते हैं तो इक्विलिब्रियम आता है, आपको अच्छे से पता है। साथ साथ बेटा ये भी बताया था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब इक्वल होते हैं तो भी इक्विलिब्रियम आता है। कल हमने जो डेविएशन पढ़ा था वो पढ़ा था जब एडी एएस से ज़्यादा हो या एडी एएस से कम हो। ठीक है, सेम बिल्कुल एक्सप्लेनेशन जो रहेगी बेटा वो किसकी रहेगी, डेविएशन अगर सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से या सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, हम लिखेंगे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, बट जो हम सोचेंगे, जो हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा वो एडी और एएस के रेफरेंस से रहेगा। कैसे? आपको पता है एडी के कंपोनेंट क्या होते हैं, सी प्लस आई, और एएस के कंपोनेंट क्या होते हैं, सी प्लस एस। ठीक है, तो जब हम सेविंग की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा, एएस, और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो क्या दिमाग में चलेगा, एडी। ठीक है, अब सबसे पहला डेविएशन जो आया है दैट इज सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यार अच्छा सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, एक मिनट, चलिए आपका क्या रहेगा कि सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो दिमाग में क्या चलेगा बेटा कि एएस इज ग्रेटर देन एडी। ठीक है, और आपको पता है जब एएस इज ग्रेटर देन एडी है तो क्या होगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट इट मीन्स प्लान्ड प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहले आपने बता दिया कि है क्या, उसके बाद आप किस पर मूव करेंगे बेटा कि प्लान प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो हमारे यहाँ पर जो स्टॉक है, जो प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, यानी वो पाइल्ड अप होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको खरीदने वाला कोई नहीं है क्योंकि हमारी डिमांड कम है। तो उस केस के अंदर क्या होगा बेटा, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया। कब तक, जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, सोचना इनके बारे में है बट नाम इनका नहीं लेना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट इट मीन्स द प्लान प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी इज ग्रेटर देन द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, which means the demand of the product or goods and services are less, which makes the stock piled up in the economy. To cure that situation, the producer will start declining their production till कब तक, where S is equal to I। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा।
सेम डेविएशन बेटा हम पढ़ेंगे वेयर एस इज स्मॉलर देन आई, सेविंग इज स्मॉलर देन आई। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ए एस इज स्मॉलर देन ए डी, तो यहाँ पर प्लान प्रोडक्शन कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो अब क्या होगा बेटा, स्टॉक कम रह जाएगा। स्टॉक कम रहने से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करना चालू करेंगे। कब तक, अगेन वही, जब तक एस और आई इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें चलेंगी बेटा। तो एक बार पढ़ लेते हैं और अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे बताइएगा। चलिए जी, आपके स्क्रीन पर आंसर है पहला, डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम एज पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्या कहता है, व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, यानी एस इज ग्रेटर देन आई। तो आगे वो कहता है, इफ प्लान्ड सेविंग इज मोर देन द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, it means the household are not consuming as the firm expected them to, यानी जितना वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तभी तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो उतना खर्चा नहीं कर पा रहे। एज अ रिजल्ट द इन्वेंट्री राइज अबव द डिजायर्ड लेवल, इन्वेंट्री हमारी पाइल्ड अप होना स्टार्ट हो जाएगी। To clear the unwanted increase in inventory, the firm would plan to reduce the production till saving and investment become equal to each other. ठीक है, सेकेंड सिचुएशन हमारी आई है when saving is less than the investment। कहता है सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट से कम है, तो सिचुएशन आया सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। आगे देखिए क्या कहता है, if planned saving are less than planned investment, it means that household are consuming more and saving less than the firms expected them to. To bring planned economy back to the equilibrium level, the firm would plan to increase the production till saving and investment become equal to each other. ठीक है जी, तो यहाँ पर खर्चा और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। एक बार मैं स्क्रीन की तरफ आ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको अच्छे से समझ आया या नहीं आया। इक्विलिब्रियम लेवल हमारा हो गया था, फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ये सब हो गया था। इसको बता देते हैं। चलिए बेटा, इस जो टॉपिक का नाम है दैट इज शॉर्ट टर्म फिक्स प्राइस एनालिसिस और इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक करवाया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, जिसके अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि बेटा मेरी जो इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है ना, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम मल्टीपल टाइम्स में बढ़ती है। ठीक है, यानी मैं अगर अपनी इकोनॉमी के फ्लो के अंदर 1000 रुपये एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो 1000 तो इनकम आएगी ही आएगी, बल्कि उससे ज़्यादा भी आती है मल्टीपल टाइम्स में। ऐसा क्यों होता है वो हम ग्राफ की तरफ से समझेंगे। देखिए ध्यान से, मैंने आपको थ्योरेटिकली तो बता दिया था बेटा, मैं ये कह रही हूँ, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में बताया था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के था, मैं आपसे कहती थी कि मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 3 टाइम्स है। इसका मतलब क्या होता था कि अगर मैं 1000 रुपये इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करूँगी तो वापस वो कितनी इनकम बनाएंगे, 3000। यही तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता था ना। ठीक है, अब वो मैंने आपको फिगर से तो समझा दिया था पिछली 2 क्लासेस के अंदर। अब मैं उसको ग्राफ से समझाना चाहती हूँ आपको कि ऐसा कैसे होता है कि मैं 1000 रुपये इकोनॉमी के अंदर डाल रही हूँ तो वो 3000 की इनकम कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो वो मैं ग्राफ की हेल्प से समझा रही हूँ। तो देखिए होता क्या है, आप लोगों को पता है ये आपका ग्राफ है। ठीक है, दिस इज द AS लाइन एंड दिस इज द AD लाइन, AS एंड AD। AD पता है आपको C+I होती है, बिल्कुल पता है। चलिए, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल, है ना।
और ये वाली इनकम जो है दिस इज माय इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये मेरी इक्विलिब्रियम इनकम, इसको हम y बोल देते हैं। क्लियर? अब हुआ क्या, मैंने इकोनॉमी के अंदर एडिशनल इनकम कर दी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि मेरा एडी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अब मैं खर्चा ज़्यादा कर रही हूँ तो एडी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी कर देते हैं, एडी हमारा नया एडी बन गया यहाँ पर। ठीक है ना, वोट इस एडी के कंपोनेंट क्या होंगे, एडी में सी था, आई था और अब डेल्टा आई भी एड ऑन हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज माय एडी डैश। अब जैसे ही एडी ऊपर गया तो बेटा जो मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पर स्टक हो गया। पहले पॉइंट ए पर था, अब पॉइंट बी पर आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट बी की वजह से जो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल है वो भी अप शिफ्ट हुआ है, और देखिए मेरी जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगी, y डैश पर आ गई। अब एक चीज देखिए, मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो सिर्फ इतने से बढ़ी है ना, इन्वेस्टमेंट इतने से बढ़ी ना, लेकिन उसकी वजह से इनकम इतनी सारी बढ़ गई। देखिए ये वाला गैप और ये वाला गैप दोनों सेम नहीं है ना, ये छोटा गैप है और ये बड़ा गैप है। इट मीन्स क्या हुआ, हमने इन्वेस्टमेंट तो कम की करी थी बट जो इनकम उससे जनरेट हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो दिस इज द मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। क्योंकि क्या होता है बेटा, आपने जो इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये की करी है वो किसी ना किसी की इनकम बन गई होगी, तो जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हाथों हाथ 1000 किसी की इन्वेस्टमेंट बन गई, इनकम बन गई। अब क्या होगा, ये बंदा उसको फिर दोबारा खर्च करेगा तो दोबारा किसी और के हाथ में जाकर इनकम बनेगी, फिर वो बंदा किसी और के हाथ में इनकम देगा, तो वो क्या होगा, मल्टीपल टाइम यहाँ पर घूमता रहेगा और मल्टीपल टाइम हमारी इनकम बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ग्राफ के हिसाब से समझा दिया। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगी। चलिए जी, शॉर्ट टर्म फिक्स प्राइस एनालिसिस जिसका नाम है, और इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, इट इज assumed that the prices remain constant in short run and vary in long term। वो क्या कह रहा है, सबसे पहले उसने assumption बता दी कि भाई जो आप खर्चा बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, हम ये assume कर रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट और इनकम चेंज हो रही है, प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्योंकि बेटा अगर प्राइस लेवल भी चेंज करने लग गई तो हमारे दो वेरिएबल हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले उसने प्राइस लेवल को कांस्टेंट रख लिया शॉर्ट टर्म में, और जो ये हम पढ़ रहे हैं ये भी शॉर्ट टर्म का पढ़ रहे हैं। आगे क्या कहता है, अंडर फिक्स प्राइस मॉडल, इस मॉडल का नाम फिक्स प्राइस मॉडल है क्योंकि हमने इसमें प्राइसेस फिक्स रख लिए और ये शॉर्ट रन से रिलेटेड है। द इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स इज डिटरमाइंड सोनली बाय द एडी। उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ खर्चे और इनकम की बात होती है ना, क्योंकि हमने प्राइसेस तो कांस्टेंट रख लिए। चलिए, AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, आपको पता है, C भी पता है आपको, C डैश प्लस बी वाई बिल्कुल पता है, C डैश ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है ये भी पता है, D इज MPS, Y इज इनकम। जो चीज़ आपको पता है वही उसने रिवाइज करवाई है, कुछ नहीं बदला। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस, आपको पता है आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, यानी AD क्या हुआ, AD इज, मैंने अभी आपको बताया, व्हाट इज AD, C प्लस आई, C का तो ये फंक्शन ले लिया और I डैश उसने रख लिया। ठीक है जी, और उसने क्या करा बेटा, एक नया A नाम का एक नया कांस्टेंट इजाद कर लिया अपनी तरफ से। आपको नहीं भी करना तो भी चलेगा, बट बुक में ऐसा लिखा हुआ था तो आपको पता होना चाहिए। कैसे इजाद किया बेटा उसने C डैश और I डैश को प्लस कर दिया और उन दोनों को A डैश बना दिया और नीचे ले आया BY। क्यों किया पता नहीं। ठीक है, तो उसने एक तरीके से कांस्टेंट चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया बस। आगे वो क्या कहता है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ AD। देखिए हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो हमारा AD भी बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। अकॉर्डिंगली AD फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड, हमारा AD फंक्शन यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ पर था।
उसके हिसाब से क्या होगा बेटा, देखिए OJ, यहाँ पर OJ इज द इनिशियल लेवल ऑफ GDP, वो इसकी बात कर रहा है, यानी ये हमारा इनिशियल लेवल ऑफ GDP था। ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट द AD फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड, दिख रहा है हमको अपवर्ड शिफ्ट हो गया। आगे क्या कहता है, इट ऑल्सो इंडिकेट दैट C प्लस I डैश, C प्लस I क्या था बेटा, हमारा पहले वाला AD था, और I डैश क्या हो गया, ओ डेल्टा I क्या हो गया हमारा बेटा, ये हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गया। इट कॉजेज एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम GDP फ्रॉम OJ टू OK, कहते हैं इसकी वजह से हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। देखो कैसे इंक्रीज हो गई, सॉरी दिस इज K पॉइंट, तो पहले इनकम यहाँ थी, अब इनकम यहाँ हो गई, ठीक है। आगे देखिए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैरीज मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन लेवल ऑफ GDP, कहता है कि जो हम I इंट्रोड्यूस करेंगे, इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका इनकम के ऊपर मल्टीप्लाई के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर इम्पैक्ट पड़ा, बिल्कुल पड़ा। देखिए I तो हमने सिर्फ इतना सा इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हमारी इनकम देखिए कितनी ज्यादा बढ़ गई, इट इज अप्रॉक्स डबल, है ना। तो दिस इज दी इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक। मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार मुझे बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। इसमें मिस हो गई है शायद, वो वाली मैं अपलोड नहीं कर पाई, बट शायद मैंने इको की कर दी थी बेटा, आपने वो देख ली हो, अच्छी बात है, तभी आपको ये समझ आएगा। चलिए बेटा, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। APC MPC आप कर चुके हो, मल्टीप्लायर कर चुके हो, एडिशनल इम्पैक्ट आप कर चुके हो, फुल एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट आप कर चुके हो, है ना। मैंने बताया था ना, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर क्या नाम है वो वॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, वही सारी चीज़ें। अच्छा, अब एक और इन्होंने ना अलग से टॉपिक उठा दिया, सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये अलग से टॉपिक उठा दिया। एक बार इसको और डिस्कस कर लेते हैं बच्चा, आपका ना फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो क्लियर हो जाएगा दोबारा से। बेटा मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी, बेरोजगारी का मतलब क्या हो गया बेटा कि कोई बंदा काम मतलब लाइक वो एम्प्लॉयड है या नहीं है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा है तो रोजगार है, एम्प्लॉयड है, और नहीं कर रहा तो वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। अब उसने अनएम्प्लॉयमेंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन सा? एक वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट और एक इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहता है? भाई अपनी मर्जी से घर बैठे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ने आपके लिए जॉब ढूंढ रखी है बट आप अपनी मर्जी से घर बैठे हो। ये कौन से लोग होते हैं बेटा? ये वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से घर बैठे हैं, जॉब है लेकिन ये करना नहीं चाहते। और जो मैं नेक्स्ट वर्ड यूज करना चाहती हूँ उसको अच्छे से समझ लेना, जॉब है बट ये करना नहीं चाहते एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। एग्जिस्टिंग वेज रेट, इन लोगों के भाव बढ़े हुए होते हैं। जैसे ये बंदा, ये बीकॉम था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बट फिर से एक बार ब्रश अप करा रही हूँ। बीकॉम था, अब बीकॉम के लेवल की इकोनॉमी के अंदर जो जॉब मिलती है वो 20,000 की मिलती है, बट ये आकर क्या कहता है, भाई मैं तो नहीं लेता 20,000 की जॉब, मैं तो कम से कम 50,000 की जॉब करूंगा, जब तक नहीं होगी तो करूंगा नहीं। अब ये घर पे बैठा है अपने, क्योंकि 50,000 की मिलनी नहीं है। अब घर पर बैठा है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? क्या ये बेरोजगार है? बेटा बेरोजगार तो है, लेकिन ये बेरोजगार अपनी मर्जी से है।
वॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयड है। लेकिन इसी का उल्टा बेटा इनवॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयड, यानी एक बंदा जो काम करना चाहता है, ठीक है, ही इज एबल टू वर्क, ही वांट्स टू वर्क, स्किल्ड भी है, उसको काम भी करना आता है और एग्जिस्टिंग वेज रेट पर भी काम कर लेगा, मना नहीं कर रहा, बट फिर भी उसके पास जॉब नहीं है, जो करंट सिचुएशन हमारी चल रही है, ठीक है। तो वो हो गया इनवॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयड। लेते हैं, नहीं समझ आया तो दोबारा समझाऊंगी, देखिए ध्यान से। वॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयमेंट, it is a situation when some peoples are not willing to work at all at existing wage rate, ठीक है, मुझे नहीं करना काम, मेरी मर्जी है। आगे, involuntarily unemployment is a situation when some people are not getting work even when they are willing to work at existing wage rate। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, तो आप ये पक्का पक्का लिख कर आइएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करता है, the economy fails to create enough job because planned output is lower than the potential output owing to lack of AD। क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया पता है इसने। इस पूरी 3 लाइनों के अंदर पूरा चैप्टर समा गया है अपने आप में। क्या कह रहा है, कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट क्यों मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों नहीं होती। बेटा एम्प्लॉयमेंट तो प्रोडक्शन के टाइम पे जनरेट होगी, अब हुआ क्या, प्रोडक्शन ही नहीं है, प्रोडक्शन ही कम है। अब प्रोडक्शन कम क्यों है बेटा, क्योंकि लोग खर्चा कम कर रहे हैं। अगर आप आज की डिफ्लेशन की इकोनॉमी का सल्यूशन चाहते हो, इस 3 लाइनों में उसका सल्यूशन लिखा हुआ है। क्या, अभी लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार क्यों है, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद है। फैक्ट्रियां बंद क्यों है बेटा, क्योंकि लोग खर्चा कम कर रहे हैं। तो अगर हम खर्चा बढ़ा दें तो फैक्ट्रियां अपने आप काम करेंगी। फैक्ट्रियां काम कब करेंगी बेटा, जब हमारे यहाँ पर लोग एम्प्लॉयड होंगे तभी तो काम करेंगी, तो अपने आप हमारी इकोनॉमी दोबारा से ट्रैक पर आ जाएगी, ठीक है। चलिए जी, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे बात करते हैं, सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन सिचुएशन ऑफ जीरो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, there is always exists some frictional and structural unemployment, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे यहाँ पर सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, कोई भी बेरोजगार नहीं है। कौन बेरोजगार मिलेंगे बेटा आपको, एक तो जो अपनी जॉब चेंज करने की वजह से अनएम्प्लॉयड हुए हैं, और दूसरे वो जो इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने की वजह से फॉर द टाइम बीइंग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, ठीक है। आपके पास आ रही हूँ, एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आपको समझ आया नहीं आया। अब बात करते हैं आगे की, डेफिशिएंट डिमांड। ओए होए, इतना बढ़िया टॉपिक है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है। और एक चीज़ और बेटा मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वही टॉपिक है जो अंडर एम्प्लॉयमेंट को डील करता है, डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। और बस उसी के साथ हमारा सारे ये ख़त्म हो जाएंगे। 3-4 पेजेस हैं, आप कर चुके हो, बस इसको क्वेश्चन के अंदर कैसे लिखना है वो मुझे बताना है। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज, एक मिनट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेफिसिट डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्लेशन भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं बच्चा, इसको डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। यानी ये सारे के सारे एक ही चीज़ का नाम है। और जैसा कि आप इसके नाम से पता कर पा रहे हैं बेटा, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है डिमांड के अंदर कमी आना, ठीक है, डिमांड के अंदर कमी आना। जितनी डिमांड होनी चाहिए डिमांड उससे कम है, सॉरी ये गलत लग गया, जितनी डिमांड होनी चाहिए डिमांड, एक्चुअल डिमांड उससे कम है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ,
अगर मैं आपको ग्राफ से समझाती हूँ तो ये क्या कहना चाह रहा है, ग्राफ बना लेते हैं एक बार। ये हमारा AS है, ठीक है। नाउ दिस इज माय AD। AD कौन सा AD बेटा? फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, यानी जब सारे लोग एम्प्लॉयड होंगे तो मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ पर आएगा ना। चलिए इसको पॉइंट नंबर A कर देती हूँ। लेकिन बेटा अभी मुझे टॉपिक किस चीज़ का पढ़ना है? मुझे पढ़ना है डेफिशिएंट डिमांड, डेफिसिट डिमांड, यानी मेरी डिमांड कम है, यानी मेरे यहाँ पर जो खर्चा है बेटा वो कम है, जिसको हम अंडर डिमांड भी बोल सकते हैं, अंडर एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको बोलना है वो आपके ऊपर है। तो इट मीन्स बेटा हमारी जो डिमांड है वो नीचे की तरफ है। तो AD क्या है बेटा हमारा? अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है, कम एम्प्लॉयड है। डन। आप लोग पढ़ चुके हैं, सेम ग्राफ था, कुछ अलग नहीं है, बस एक बार करवाना है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, वो कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर शिफ्ट हो गया B पॉइंट पर। तो ये जो डिमांड कम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर और अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल के बीच का जो गैप है, ठीक है, कौन सा गैप? ये वाला गैप, द गैप बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, दिस इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड, डेफिसिट डिमांड एंड डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन इसे क्यों कहते हैं दोबारा मैं बता रही हूँ बेटा, क्योंकि इसकी वजह से मेरी इनकम कम हो गई है, ठीक है। ये हमारी इनकम को रिड्यूस कर देता है। जो इनकम मेरी Y पर आनी चाहिए थी अब वो कहाँ पर है? Y डैश पर है, ठीक। एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं बच्चा, बिल्कुल सेम है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो अभी बता दे बेटा, और एक बार पढ़ भी लेते हैं। चलिए डेफिशिएंट डिमांड क्या कहता है? डेफिशिएंट डिमांड क्या कहता है? डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to the full level of employment, corresponding to the full level of employment, यानी हमारा AD कम है, ठीक है, किससे? AS से। और बेटा AS कौन से वाले की बात कर रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप एक चीज देखिए, ये मेरा ADF है यानी फुल लेवल वाला है, ये अंडर लेवल वाला है। यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, ठीक है। जो मेरा क्या है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेटा? करस्पॉन्डिंग टू दी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे मेरा AD कम है, इससे AD कम कहाँ है? यानी मेरा AD इस वाली लाइन पर है, ठीक है बेटा। कितना कम है? ये लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस ही तो कम है ना। अगर मैं दो लाइनें खींचती हूँ तो ये लाइन इससे कितनी कम है? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो जो इनका वर्टिकल डिस्टेंस है वही तो कम है, तो वही मेरा डेफिशिएंट डिमांड हो गया। और उस डिमांड की वजह से मेरी इनकम इतनी कम हो गई। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, सॉरी इसका तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा, दोबारा बता रही हूँ बेटा, जितना AD हमारा इस लेवल पर होना चाहिए था बट एक्चुअली में उस लेवल पर नहीं है, वो है इस लेवल पर। तो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है दैट इज माय डेफिशिएंट डिमांड। देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। एनालिसिस ऑफ ग्राफ, ADF shows AD corresponding to full employment, ADU shows AD corresponding to underemployment in the economy, FC is the vertical difference between the ADF and ADU, यही वाला जो मैं आपको अभी बता रही थी। It measures the extent to which AD is deficient, यही बताता है कि मेरा AD कितना कम है। If the desired AD is ADU, ठीक है, then equilibrium is stuck at point Q and this is the point of underemployment equilibrium। वो क्या कह रहा है कि अगर मैं अपना जो AD प्लान करती हूँ वो मेरी प्लानिंग ये है,
होनी तो ये चाहिए थी, बट अगर मैं इतना ही प्लान करती हूँ, डिज़ायर इतना ही करती हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ पर आएगा। अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ रहा है तो वो किसको शो कर रहा है बेटा? अंडर एम्प्लॉयमेंट को। आगे ON इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसके बारे में बोल रहा है ON, ठीक है, सॉरी ये वाला, ये इनकम जो हमारी जनरेट हुई है। आगे OM इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू द फुल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये हमारा फुल लेवल का है, तो ऑब्वियसली ये कम है ये ज़्यादा है, क्योंकि ये बेसिकली किसकी वजह से हुआ? डेफिशिएंट डिमांड की वजह से। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ डेफिशिएंट डिमांड।